वर्णोच्चारण शिक्षा में कल के पाठ में हमने देखा कि 12 अक्षरों का क्या स्वरूप है और संयोग चक्र मतलब दो व्यंजनों को मिला करके कैसे संयोग बनता है, इस विषय में हमने कल जाना था। आज स्वरों का लक्षण क्या होता है आगे हम देखते हैं। तो कहते हैं कि स्वयं राजन्त इति स्वराः, जो स्वयं राजन्ते, राजन्ते मतलब प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ये महाभाष्य का वचन है। तो हिंदी में कह रहे हैं जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों के सहाय की अपेक्षा न हो वे स्वर कहलाते हैं। तो जिनका उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता, दूसरे कौन है? स्वर से भिन्न। स्वर मतलब अच, अचः स्वरा, अ ई उ ऋ आ ई आदि जो हैं ये अम अह तक, हाँ, अगर हम हिंदी में देखें तो वो स्वर कहलाते हैं, उन्हीं को अच। तो अच में अ ई उ ऋ ए ओ आई ओ। तो ये इनके विषय में कह रहे हैं कि ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। इनको दूसरे वर्णों की मतलब दूसरे कौन है इनसे अलग? व्यंजन क ख ग घ आदि, उनके सहायता के बिना भी ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। इनके उच्चारण में उनकी आवश्यकता नहीं है, उनके उच्चारण में इनकी आवश्यकता होती है। व्यंजन के लिए भी आगे आएगा व्यंजन का लक्षण क्या है। तो स्वरों का लक्षण में बता रहे हैं कि जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वर कहलाते हैं। तो स्वर जो है ना, स्वर, तो यहाँ पर दो शब्द इन्होंने अलग किया, स्व और र। स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, र मतलब राजन्ते। तो राजन्ते राजरी दीप्तो धातु है, तो राजरी दीप्तो, तो इसी से ये अलग करके बता रहे स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो रा, इसका क्या है? राजरी दीप्तो से वो उसका रूप बनाते हैं राजंत। यहाँ राजंत दिया, राजंते, वास्तव में क्या है? राजंते, संधि नियम से राजंत हो जाता है, ए हट जाता है, एक को आया करके या का लोप हो जाता है। तो राजंत मतलब राजंते, जो स्वयं राजंते, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संज्ञा, स्वरों के संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? नाम। संज्ञा मतलब नाम। व्याकरण में नाम को कहते हैं संज्ञा। जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई नाम होता है तो यहाँ व्याकरण में भी नाम रखते हैं। तो अचों के कुछ नाम रखे जाते हैं, वो नाम क्या है वो आगे देखेंगे। तो सूत्र है ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। क्या सूत्र है? ऊकालो झ्र, ऐसा भी लिख सकते हैं, वहाँ अलग लिखते हैं, ज और जुड़ा झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ये कहते हैं कि ऊ काल वाला ह्रस्व दीर्घ प्लुत संजक होता है। अब ऊ काल क्या होता है? जो ऊ काल है ये क्या है? ऊ काल वाला, ऊ काल मतलब अब यहाँ पर क्या होता है? वास्तव में यहाँ पर ऊ है प्लस ऊ तो बना ऊ, तो ह्रस्व और दीर्घ भी आ गया इसमें, प्लुत नहीं आया ना, और प्लुत को भी करेंगे। अभी इस दीर्घ को ले लेंगे, ऊ प्लस ऊ, अब दोनों को बनाएगा दीर्घ। कैसे? इसमें एक अकः सवर्णे दीर्घ एक सूत्र आता है, अकः सवर्णे दीर्घ। सवर्ण, सवर्ण मतलब समान वर्ण,
सवर्णी है ना, हाँ गुरुजी। ऊ और ऊ सवर्णी है, तो इनको दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो गया ऊ। अब ऊ और ऊ ये भी सवर्णी है, हाँ गुरुजी। समान वर्ण है, तो अब दीर्घ और प्लुत के स्थान में भी क्या होगा, दीर्घ, क्योंकि अकह सवर्णे दीर्घा कहा है। प्लुत भी जोड़ो तब भी दीर्घ होगा। तो ऊ में क्या क्या है, अभी ऊ में, इस ऊ में क्या क्या है, ऊ बराबर क्या क्या है, ऊ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो इन तीनों को मिला करके क्या बना हमारा, ऊ बना। क्या बना, समझ रहे हो? पहले दोनों को मिला करके हमने ऊ बनाया, फिर उसके बाद फिर इसके साथ हमने प्लुत को मिलाया, तो फिर हमारा क्या बना, दीर्घ, ऊ। तो ऊ मतलब क्या है, ऊ ऊ ऊ। ये तीनों का जो काल, काल मतलब होता है समय, काल मतलब क्या होता है, समय। इन तीनों का जो समय है, तो समय के लिए भी मैंने दो उदाहरण दिया था। एक तो नाड़ी का जो समय है, और एक मुर्गा जो बोलता है कुकड़ू कू, ठीक है। तो उसी विषय में यहाँ पर, नाड़ी के विषय में यहाँ पर बताया जाता है। तो एक बार इसकी हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर और समझते हैं इसमें। स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेद से तीन संज्ञा है, मतलब तीन नाम हैं। इनके उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में अंगुष्ठ के मूल की नाड़ी की गति एक बार होती है, उतने समय में ह्रस्व, उससे दूने काल में दीर्घ और उसके तिगुने काल में प्लुत का उच्चारण करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि स्वरों की जो स्वर हैं, स्वर हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर देखा ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यहाँ पर जो देखा है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से तीन भेद है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हमने यहाँ पर देखा ही था। ह्रस्व क्या अलग है, दीर्घ क्या अलग है, और प्लुत क्या अलग है। तो तीन संज्ञा, तीन नाम हैं इनके, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीन नाम हैं। इनके उच्चारण समय का लक्षण यह है, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, जितने समय में अंगुष्ठ का मूल, ये अंगुष्ठ होता है, क्या होता है ये, तो अंगुष्ठ का मूल, मूल मतलब यहाँ नीचे, ठीक है, मूल में ये जो नाड़ी है, अंगुष्ठ के मूल में ये जो नाड़ी है, तो इस नाड़ी की गति को हमें देखना है। ऐसा हृदय की भी गति यही होती है, अपने हृदय की जो है गति यही होती है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो वैद्य भी देखते हैं, यहीं पर देख करके स्वास्थ्य कैसा है इसके विषय में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ज्वर आने पर तेजी से फड़कने लगता है, इस तरह वो समझ जाता है, उनको पता लग जाता है कि इसमें क्या कमी है, मतलब इनके स्वास्थ्य में क्या कमी है। तो जितने समय में, मतलब एक बार हो रहा है तो वो ह्रस्व, दो बार दीर्घ और तीन बार हो तो प्लुत, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। ऊ मतलब क्या है, ऊ ऊ ऊ, इनका जो काल, इनका जो समय है, उनको क्रमशः तो अच ही आना चाहिए, अ ए उ रील री ए ओ आई ओ। तो इनकी क्या क्या होगी, ह्रस्व एक संज्ञा, दीर्घ दूसरा और प्लुत तीन संज्ञा, तीन नाम। आगे कहते हैं उच्चैरुदात्तः, और यहाँ इसके बाद ये भी लिखा है और स्वरों के उदात्तादि भी गुण हैं। इन्हीं स्वरों के, इन्हीं अच जिनके हम चर्चा कर रहे हैं, अच कहेंगे या स्वर कहेंगे एक ही बात है, अच कहें या स्वर कहें, तो इनका एक नाम तो रखा है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये रखा है, और भी नाम रखते हैं इसको उच्चैरुदात्तः। तो ऊर्ध्व ध्वनि से उदात्त, ऊर्ध्व ध्वनि मतलब जो ऊंचा स्वर, ऊंचे स्वर में जो बोला जाता है वह उदात्त होता है, और नीचे अनुदात्त, नीचे अनुदात्त, नीचे स्वर से अनुदात्त बोला जाता है। और समाहारः स्वरितः, उदात्त और अनुदात्त स्वरों को मिलाकर जब बोलते हैं तब स्वरित कहलाता है। तो जैसे हम अ को लेंगे तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, हम इसको ऊंचे स्वर में बोलेंगे अ, ठीक है। और अनुदात्त, अनुदात्त का जो है नीचे ये चिन्ह होता है, अनुदात्त के लिए ये चिन्ह होता है अ, ठीक है, नीचे स्वर में बोलना अ।
और समाहार स्वरिता, इसमें जो है ये चिन्ह होता है। स्वरित के लिए ये चिन्ह, उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त के लिए नीचे एक डंडा होता है और स्वरित के लिए ऊपर एक होता है। स्वरित को दोनों को मिला करके, ना ऊंचा बोलना है आपको ना नीचे बोलना है, समाहार, समान रूप से आपको, ठीक है। उदात्त और अनुदात्त को दोनों को मिलाने पर जो होता है समान रूप से, तो स्वरित का जो है समाहार स्वरित। उदात्त और अनुदात्त स्वरों को मिला करके आपको बोलना है, वो स्वरित होता है यहाँ पर। ठीक है ना। हाँ, वेदों में ये विचार नहीं है, क्योंकि मैं भी देखा हूँ, मेरा भी ये संदेह है। यहाँ पर जो ऋग्वेद पढ़ाया जाता है उसमें जो है ये जो स्वरित वाला है उसको ऊंचे ध्वनि में बोला जाता है, उसको उदात्त कर दिया। ये अनुदात्त तो अनुदात्त ही रहा, ये बेचारा क्या हो गया इसका पता नहीं, लेकिन स्वरित को यहाँ पर उदात्त बोला जाता है। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है वैसे तो देखा जाए तो। व्याकरण की दृष्टि से उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है और स्वरित को समाहार रूप से बोलना चाहिए, उदात्त बोला जाता है। तो इस विषय में मैं चर्चा भी करना चाहता हूँ विद्वानों से कि यहाँ पर जो प्रचलन है, ठीक है, जो प्रचलन चला आ रहा है, लेकिन स्वरित को उदात्त के रूप में दिखता है ऊंचे स्वर में, क्योंकि ये ऊपर है इसलिए उदात्त कर दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। पर यह समाहार है, स्वरित समाहार होना चाहिए। उदात्त की जगह उदात्त नहीं बोला जाता, यहाँ पर स्वरित जैसा बोला जाता है। और ये अनुदात्त को तो ठीक बोला जाता है अनुदात्त के रूप में। तो यहाँ पर मुझे भी संदेह है इस विषय में। तो वास्तव में क्या होना चाहिए, ये ऊंचे स्वर में होना चाहिए, ये नीचे स्वर में, और ये मध्यम स्वर में, दोनों को मिला करके। तो शायद कहीं बीच से परंपरा कुछ हो गई होगी, गड़बड़ हुई होगी, या कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। तो अभी कितने नाम हुए इनके? तीन। नहीं, पूरे मिला के ह्रस्व दीर्घ प्लुत 6 हो गए ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो 6 इनके नाम हो गए। और भी नाम होते हैं। क्या नाम है? ह्रस्वम लघु, जो ह्रस्व अक्षर है, जैसे अभी यहाँ पर ह्रस्व है और, ठीक है, हम अलग ही लिख लेते हैं, वो उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए हो गया। इसकी लघु संज्ञा भी है, ह्रस्व अक्षर की लघु। लघु मतलब छोटा नहीं, लघु मतलब छोटा नहीं लेना आपको। लघु मतलब एक नाम है, ठीक है। लघु उसका एक संज्ञा है। जैसे आप वृद्धिरादेश में वृद्धि मतलब बड़ा, ये नहीं होता है, ठीक है, उसका नाम रखा गया है। तो लघु मतलब यहाँ छोटा नहीं है, लघु मतलब एक संज्ञा है, एक नाम है उसको। तो लघु नाम इसलिए रखा जाता है, लघु से बहुत सारे कार्य होते हैं। संवल लघु ही चंग परे नग लोपे, और बहुत सारे कार्य हैं लघु को मान करके। पुगंत लघु उपदस्य च से गुण करते हैं, तो वो लघु वहाँ पर काम कार्य आता है। तो लघु एक नाम रखा गया, ह्रस्व अक्षर के एक संज्ञा है क्या? लघु। और उसी लघु की संयोगे गुरु, संयोग परे हो, परे मतलब बाद में। संयोग क्या होता है? हमने संयोग चक्र में देखा था, 2 व्यंजनों को मिला करके जब हम कुछ बना रहे हैं तो वो क्या होता है? संयोग। तो आगे सूत्र भी आया था, संयोग किसे बोलते हैं? हलोनंतराः संयोग, तो वहाँ पर समझेंगे। तो जहाँ पर यहाँ हिंदी इसके व्याख्या देखेंगे, जो 2 व अधिक व्यंजनों का संयोग परे हो तो पूर्व ह्रस्व अच की गुरु संज्ञा होती है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया विप्रः। क्या उदाहरण दिया? अब विप्रः में वी ह्रस्व है इसलिए इसकी लघु संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पर लघु संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा? प और र इन दोनों का संयोग है। संयोग कब होता है? हलोनंतरा संयोग, व्यवधान रहित हल। व्यवधान किसका आएगा? हलों में व्यवधान किसका आएगा? अचों का। मतलब जिन 2 व्यंजनों के बीच में कोई अच ना हो तो उनकी क्या संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा। क्या संज्ञा? संयोग उनका नाम रखा है। यहाँ पर संयोग संज्ञा किस किस की है? विप्रः में प
और र, इन दोनों की संयोग संज्ञा है। तो यहाँ दो ही हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे राष्ट्र, श, ट, र, तीनों की हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही चार भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, जितने भी बिना अच के रहना चाहिए तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। और संयोग के परे रहते, परे मतलब बाद में, संयोगे मतलब संयोग परे रहते, पूर्व जो ह्रस्व अच है उसकी क्या संज्ञा है? गुरु, उसका नाम है गुरु। तो वी में जो ई है ये कौन है? ये गुरु। तो यहाँ उदाहरण में दिखा रहे हैं, जैसे विप्रह, यहाँ वकार में इकार की गुरु संज्ञा है, क्योंकि इससे परे पकार और रेफ का संयोग है, पकार और रेफ का संयोग है। और एक संज्ञा भी, और नहीं, और एक सूत्र भी कहते हैं दीर्घम च, और दीर्घ की भी गुरु संज्ञा है। दीर्घ वर्ण कहीं पर भी आता है, जैसे यहाँ पर तो अ है, ह्रस्व है, और आ, एक मिनट, तो अभी दीर्घ है ना, तो दीर्घ की क्या संज्ञा है? गुरु संज्ञा। ह्रस्व की लघु संज्ञा, और संयोग परे हो तो गुरु संज्ञा, और दीर्घ की गुरु संज्ञा। तो दीर्घ की भी गुरु संज्ञा है, गुरु नाम। तो अभी संयोग शब्द आया, इसलिए जो है एक सूत्र बताते हैं कि हलोनंतराः संयोगः। हलः, हलः मतलब बहुत सारे हल, हल, हलौ, हलः, वाग, वाचो, वाचा जैसे रूप चलाते हैं, हल, हलौ, हलः। तो हलः मतलब सारे हल। तो हल में कौन कौन आते हैं? ह से लेके ल तक, ह, य, व, र, ल, यम, गणना, झ, भ, घड़, ध, जब, गड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, त, क, प, श, श, स, ह। तो ह से लेकर के ह तक है ना, हायावरट के ह से लेकर के हल के ह तक, तो जितने भी आते हैं वो सारे हल होते हैं, सभी व्यंजन। हल मतलब सभी व्यंजन। तो ये कैसे होना चाहिए? अनंतराः मतलब व्यवधान रहित। जैसे हमने यहाँ देखा विप्रह में प और र के बीच में कोई है? कोई अच है? कोई अच नहीं। तो व्यवधान रहित होना चाहिए। और व्यवधान किसका होता है? हलों में व्यवधान किसका होता है? अचों। अचों में व्यवधान किसका होगा? हलों का। तो भिन्न जाति का ही व्यवधान होता है। जैसे किसी गांव में सब ब्राह्मण परिवार है, तो उनके बीच में कोई और क्षत्रिय परिवार का मान लिया, या वैश्य परिवार यानी तो शूद्र परिवार का कोई घर है, तो ब्राह्मणों के बीच में व्यवधान किसका होगा? अन्य जो वर्ण का है, क्षत्रिय का मान लिया, तो क्षत्रिय का व्यवधान होगा। अगर ब्राह्मणों के घर में, घरों के बीच में एक ब्राह्मण का ही घर हो तो व्यवधान होगा? वो नहीं होगा ना। तो भिन्न जाति का ही व्यवधान होता है। व्यवधान कब होगा? भिन्न जाति। तो हल एक जाति है और अच एक जाति है, तो हलों में व्यवधान किसका होगा? अचों का होगा। और अचों में व्यवधान किसका होगा? हलों का होगा। तो यहाँ पर अभी क्या कह रहे हैं कि हलः अनंतरः, व्यवधान रहित हल, मतलब अचों के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं उनकी क्या संज्ञा है? संयोग। उनका नाम क्या रखा है? संयोग। तो प र की संयोग संज्ञा होती है। तो अनंतर अर्थात अचों का जो व्यवधान उससे रहित हलों की संयोग संज्ञा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वरों की क्या क्या संज्ञाएं होती हैं। तो कौन कौन सी संज्ञाएं एक बार बोलेंगे? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, लघु, गुरु। ठीक है, संयोग नहीं। संयोग तो अनंतर व्यवधान रहित हलों की है, अचों की नहीं। ठीक है, तो लघु और गुरु ये संज्ञा है। तो हमने देखा कि स्वरों का लक्षण क्या है, वहां पर दिया था स्वयं राजन्त इति स्वराः। अभी व्यंजन का लक्षण देखते हैं कि व्यंजन का क्या लक्षण है। अनवक, हाँ, वो आपका प्रश्न का उत्तर काशिका में मिलेगा आपको, द्वितीय वृत्ति में। ठीक है, प्रथमा वृत्ति में भी नहीं है, द्वितीय वृत्ति में इस विषय को उठाया। वैसे तृतीय वृत्ति मतलब महाभाष्य का विषय है कि ह 2 बार क्यों पढ़ा है, तो उसी को इन्होंने वो काशिका में भी पढ़ दिया। तो
वो ह 2 बार क्यों पड़ा है, ठीक है। और ये भी आता है अ ई उण में न है, लन में भी ना है, 2 बार ना, णकार क्यों पड़ा है, ये भी प्रश्न उठता है। तो वो सब प्रश्नों का आगे समाधान मिलेगा, क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, ठीक है। अभी शुरू करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा एक तो, और समाप्त नहीं होगा विषय, तो वहाँ पर आपको इसका समाधान मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि व्यंजन का लक्षण। तो व्यंजन का लक्षण बता रहे हैं, अन्वक् भवति व्यंजनम इति। तो अन्वक् क्या होता है इसको समझेंगे। अन्वक् भवति व्यंजनम इति। अन्वक् भवति व्यंजनम इति। इसको समझते हैं, इस सूत्र को। अन्वक्, इसमें 2 शब्द हैं, क्या क्या है, अनु और अक, या अग ले लो या अक ले लो। तो अक किससे बनता है, अंशुगतो, क्या है, अंशुगतो। अनु होता है पीछे पीछे, ठीक है। तो व्यंजन कैसे होता है ये बता रहे हैं, पीछे पीछे जिसकी गति होती हो, या जिसके पीछे दूसरे की गति होती हो, तो वो क्या होता है, व्यंजन कहलाता है। तो यहां पर और एक भी ले सकते हैं, अंशुगतों से अक बना, या इस अक को और भी ले सकते हैं, क्या, अच। तो अनु अच, यहां तो गति अर्थ में ले लिया हमने, इसके पीछे पीछे जिसकी गति होती हो, ठीक है, ये जिसके पीछे स्वर की गति होती हो। और यहाँ पर हम डायरेक्ट अच ही ले लेंगे इससे। तो अनु अच मतलब जो व्यंजन वो होता है जिसके पीछे अच होता है, जिसके बाद में अच होता है, ठीक है। जैसे हमने क लिखा है, तो इसके पीछे अच है ना, इसके बाद में अच है, का लिखा है। तो और यहाँ पर हम हिंदी में देखते तो 2 हलंत में रहे तो उसमें नहीं है। तो यहाँ पर अभी ये एक समझो कि अनंतर नहीं, जिसका नहीं, जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यंजन कहते हैं। जिनका जो है उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता। जैसे हमने ओम बोला, हम प्लुत नहीं लगाएंगे, ओम बोला, तो ओम में माँ तो बोल दिया ना हमने, और यहाँ कह रहे हैं कि जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। यहाँ तो हो रहा है ना, ओम, माँ तो आ रहा है, उससे पहले स्वर है, इसलिए बोल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उससे पहले स्वर है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। मो बोलना है तो हमें नहीं हो पाएगा, मो कितना कैसे बोल पाएंगे। तो बिना स्वर का जिसका उच्चारण नहीं हो सकता वह, मतलब अकेला आप नहीं बोल सकते। म बोलेंगे तो भी म में अ जोड़ेंगे आप, ठीक है। आप ओ के कारण म को बोल पा रहे ओम। तो जितने भी हलन शब्द हैं, अभी व्यंजन देखो, इसमें भी यहाँ आधा है, उसको इसलिए बोल पा रहे हैं कि व्या में अ है और जा में भी अ है, इसलिए व्यंजन हम बोल पा रहे हैं। व्या में भी देखो व बोलेंगे तो पूरा आ रहा है, व्या, या में अ है इसलिए हम वकार को बोल पा रहे हैं, व्या, ठीक है। तो 2 तरह से हम अर्थ लेते हैं कि जो जिसकी गति पीछे पीछे होती हो, या जो अच के पीछे इसकी गति होती हो। तो यहाँ पर जो है अभी 2 तरह से अर्थ ले सकते हैं, अन्वक् भवति व्यंजनमिति। अनु अक, तो अक से हम अंशुगतो धातु से भी बनता है अक, जिसके पीछे पीछे गति होती हो, या अच के पीछे जिसकी गति होती हो। अच के बिना जिसका उच्चारण नहीं होता है वह व्यंजन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वरों का लक्षण क्या है और व्यंजन का लक्षण क्या है।
और स्वरों की क्या क्या संज्ञाएं हैं, और इसमें एक व्यंजन की भी संज्ञा है, संयोग संज्ञा। तो इस प्रकार से आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष अगले पाठ में देखेंगे।